शो में यूएई की पाकिस्तान को फाइनेंसिंग की तस्दीक। चीनी बैंक से 30 करोड़ डॉलर की तीसरी किस्त आज मौसूल होगी। पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा ना, इसे श्रीलंका और गाना जैसी सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। एमडी आईएमएफ का मौक़िफ़। क्या हम आईएमएफ मुआहदे के बहुत नजदीक पहुंच गए? क्या पाकिस्तानी रुपए में इस्तेहकाम आने की तवक्को? पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। नाज़रीन, आईएमएफ के एमडी की स्टेटमेंट जो हमने आपको सुनाई थी, उस स्टेटमेंट के तनाजुर में आज प्रोग्राम में बात भी करेंगे। यूएई से भी पाकिस्तान को तस्दीक हो चुकी है फाइनेंसिंग की, और उसके साथ साथ क्या हम सवाल उठाएंगे कि पाकिस्तानी रुपए में क्या अब हम समझ सकते हैं कि कोई इस्तेहकाम आएगा? जो सियासत चल रही है उसका मईशत पे असर क्या है, और जो सूरत हाल मुतवक्का मंजरनामा पाकिस्तान की मईशत का हो सकता है, इस पर इनके खदोकाल पर गुफ्तगू होगी। आसिफ जरदारी साहब ने पार्लियामान के फ्लोर पे करेंसी स्वैप के बारे में बात की थी, इस पर ही बात करेंगे कि पाकिस्तान को मौजूदा करेंसी बुहरान से निकालने के लिए या पाकिस्तान के बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के हवाले से क्या ये कोई मुमकिन हल हो सकता है, ये सवाल भी उठाएंगे। सबसे पहले आईएमएफ के एमडी की स्टेटमेंट, स्प्रिंग जो उनकी कॉन्फ्रेंस हो रही है वाशिंगटन डीसी में, वहां पर जो आई वो आपके सामने रखते हैं। उनके जो एग्जैक्ट अल्फाज थे वो क्या थे? एमडी आईएमएफ ने कहा कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा, से श्रीलंका और गाना जैसी सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान डिफॉल्ट की सतह पर नहीं पहुंचा और उम्मीद है कि वो इस सतह पर नहीं पहुंचेगा। फंड स्टाफ मुल्क की फाइनेंसिंग गैप की जरूरियात को पूरा करने के लिए बैनुल-अक़वामी शराकत दारों से तस्दीक कर रहा है, और खतरात से बचने के लिए एक पायदार पॉलिसी फ्रेमवर्क की जरूरत है। सरबराह आईएमएफ ने उम्मीद जाहिर की कि पाकिस्तान आईएमएफ की माली मावनत से चलने वाला अपना जारी प्रोग्राम मुकम्मल करेगा। मैनेजिंग डायरेक्टर ने मजीद कहा कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के खतरात से भी जो है इस वक्त दो चार हुआ है, और पाकिस्तान अभी तक अपने 6 अरब डॉलर्स के बैरूनी फाइनेंसिंग गैप को पूरा नहीं कर सका, जिसमें से 3 अरब डॉलर्स जो बैरूनी फाइनेंसिंग गैप को जो फौरी तौर पर जो था उसको स्टाफ ले मुआहदा करने से पहले ज़रूरत होगी। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद जो इस वक्त आईएमएफ की मीटिंग में शिरकत के लिए वाशिंगटन के दौरे पे हैं, और इमारात ने स्टाफ लेवल मुआहदे पर दस्तखत करने की ज़रूरत पूरा करने के लिए 1 अरब डॉलर के इजाफी डिपॉजिट मुआहदे का मुसवदा शेयर भी किया है। फ्यूल सब्सिडी पर आईएमएफ को बताया गया है कि ये सिर्फ एक आइडिया था जो एक मुताल्लिका वजारत ने पेश किया था, और इसी तरह इस पर अमल दरामद सिर्फ इस सूरत में किया जाएगा जब इस तरह की स्कीम की तमाम नुमाया खुसूसियात पर इत्तफाक किया जाए। पाकिस्तानी हुकाम ने इत्तफाक किया है कि ऐसी स्कीम कागजात में अच्छी लगती है, लेकिन इस पर शफाफ तरीके से अमल दरामद करना वाकई मुश्किल होगा। इस सूरत हाल पर और साथ साथ हमने देखा है कि पाकिस्तान की करेंसी पर भी इसका एक मुस्बत असर आना शुरू हुआ है। हम आज सवाल ज़रूर उठाएंगे कि पाकिस्तानी मईशत पर क्या इसके इम्पैक्ट आएंगे आइंदा कुछ दिनों में। आज हमने देखा कि अमरीकी डॉलर मज़ीद सस्ता हुआ। इंटर बैंक और ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर जो है उसके जो रेट्स रहे कारोबारी हफ्ते के जो आखिरी रोज़ था, आज अमरीकी डॉलर 51 पैसे सस्ता हुआ, 284.40 पर बंद हुआ। इंटर बैंक में गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी डॉलर 284.91 पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में डॉलर का भाव 2 रुपये कम होकर 290 रुपये पर आया, और इंटर बैंक में 11 अप्रैल को डॉलर गुज़िश्ता हफ्ते की तामी कीमत 3 रुपये 379 बढ़कर तारीख की बुलंद तरीन सतह 288.43 पर पैसे पर हुआ। अलबत्ता कारोबारी हफ्ते का अख्ताम 24 पैसे पर हुआ। ज़फ़र साहब प्रोग्राम में साथ है। ज़फ़र साहब, कुछ मुस्बत खबरें हैं, आपको लगता है उम्मीद है कुछ इस्तेहकाम नसीब होगा पाकिस्तानी रुपए को आइंदा कुछ दिनों में? साहब जी, प्रासा जी नहीं जी, प्रासा आप तक मेरी आवाज़ आ रही है? नहीं जी, गालिबन हमारा राब्ता बहाल नहीं हुआ है। हम कोशिश करते हैं कि हम पैनल के साथ वापस आएँ, आपके सामने वो भी रखेंगे कि आसिफ जरदारी साहब ने जो सोल्यूशन पेश किया करेंसी स्वैप एग्रीमेंट का, वो क्या है, उस पर किस तरह पाकिस्तान काम कर सकता है, मौजूदा बहरान से निकलने का हल क्या है। आफ्टर दिस ब्रेक हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आपको ये बताया कि यूएई से भी फाइनेंसिंग की तस्दीक हुई है। क्या पाकिस्तान आईएमएफ प्रोग्राम या स्टाफ लेवल मुआहदे के इंतहाई नज़दीक पहुंच चुका है? ये खुशाइन बात है।
बाद भी मसले हल नहीं होंगे, करेंसी में इस्तेहकाम आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि इससे महंगाई पर भी बुनियादी असर पड़ रहा है। ये जो आज की डेवलपमेंट है, इसी से पहले आगाज करते हैं डॉक्टर सलमान शाह साहब, साबिक वजीर खजाना भी, माहिर मईशत भी, साहब रांची साहब एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी साथ हैं। डॉक्टर सलमान शाह साहब, क्या हम नजदीक हैं IMF प्रोग्राम के, और आपके नजदीक इज इट अ गुड न्यूज, इज इट अ पॉजिटिव न्यूज, या आप समझते हैं इट विल हैव अ नो इम्पैक्ट, कि जो हालात हमारे हैं ऐसे ही रहेंगे बदस्तूर? सलमान शाह साहब देखिए, अभी तक तो पिछले 4 महीने हो गए हैं, अभी तक वो हम गुड न्यूज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, और किसी दिन बहुत ऊंची होप्स चली जाती हैं, कोई स्टेटमेंट्स आ जाती हैं कि होने के करीब है, लेकिन फिर बाद में पता लगता है कि नहीं, अभी भी गैप्स हैं। तो अब जब तक होगा नहीं, उस वक्त तक कहना मुश्किल है कि हम कितना नज़दीक हैं या कितना दूर हैं। बहरहाल ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये एग्रीमेंट एज सून एज पॉसिबल हो, क्योंकि मेन चीज़ ये है कि इस ना होने की वजह से अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है, और अनसर्टेनिटी जब ज़्यादा होती है तो वो इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग उसमें नहीं हो सकती। उसमें आपका तमाम जो साइडों पे बैठे होते हैं वो वेट कर रहे होते हैं कि ये देख लें एग्रीमेंट आता है तो उसके बाद फिर डिसीजंस की जाएं। सो आई थिंक कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये स्पेकुलेशन जो चलती है कई बार कि शायद कोई जान के नहीं कर रहे या गवर्नमेंट खुद नहीं करना चाहती, ये सारी चीजें इसीलिए होती हैं क्योंकि डिले होती चली जा रही है। अच्छा, ये और हम शाह साहब, ये एक सेकंड को अगर मुझे मौका दें, मैं शायद अगर अब्बासी साहब ने भी आज एक स्टेटमेंट दी है, वो एक इस तरह से उन्होंने एक खौफ सा जिससे पैदा हुआ है कि वो कहते हैं अगर पता चल जाए कि IMF, एक सहाफ़ी ने सवाल पूछा था तो उन्होंने क्या कहा था जवाब में कि IMF जो चाहता है अगर वो कर दे तो आपको पता लग जाएगा। क्या कहा था साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने? लेट्स हियर दिस। मुल्क के हालात मुश्किल हैं, इनको मैनेज करने की ज़रूरत है। ये हालात जो बिगाड़ अशरों का है, ये एक दिन में दूर नहीं होता। वो मैनेज IMF कर तो रहा है जी। तो IMF ने कह दिया कि IMF जो कर रहा है, अगर वो जो IMF चाहता है वो हम करें, फिर आपको समझ आ जाएगी। जो IMF चाहता है अगर हम वो करें तो आपको समझ आ जाएगी। सलमान शाह साहब, क्या इससे मुराद है? इससे पहले हमने न्यूक्लियर एसिड्स का कहा, फिर हमने वजाहत जारी की कि नहीं, उससे कोई ताल्लुक नहीं है। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट ओहदेदार हैं, ये कह रहे हैं कि जो IMF चाहता है हम कर दें, आपको समझ आ जाएगी। तो मतलब क्या चाहता क्या है IMF आखिरकार, शाह साहब? देखिए, IMF बेसिकली जो बहुत से काम तो हम कर चुके हैं जो वो चाहता था, जिसमें मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट, उसकी तरफ हमने खासी पेशकदमी कर दी है। हमने फिस्कल डेफिसिट की जो चीज़ें हैं उसके ऊपर काम किया है, लेकिन उसमें भी अभी थोड़े बहुत गैप्स हैं। इंटरेस्ट रेट्स में भी वो चाहता है कि थोड़ी सी और बढ़ें, लेकिन हमने खासे बढ़ा भी लिए हैं। और मेन चीज़ ये है कि वो जो फाइनेंसिंग गैप्स हैं उनके लिए कमिटमेंट्स जो आपके डोनर या दोस्त ममालिक ने देनी थी, वो कमिटमेंट्स भी वो मांग रहे हैं। और उसी पे अभी तक अवाम है कि क्या सऊदी अरेबिया UAE के साथ कमिटमेंट्स हो गई हैं या नहीं हुई, और IMF ने उसको अग्री कर लिया है या नहीं किया, और क्या उनके कमिटमेंट्स के बावजूद भी कोई गैप है तो वो गैप कितना है और वो गैप कैसे पूरा होगा। और गैप का मतलब है कि कितनी फाइनेंसिंग की आपको ज़रूरत है और कितनी उसकी अरेंजमेंट हो चुकी है। और उसमें अगर $1-8 बिलियन का भी गैप होगा तो वो भी IMF चाहेगा कि वो भी पूरा किया जाए। सो आई थिंक ये चीज़ें हैं। इसमें एक आपस की केमिस्ट्री भी कुछ गड़बड़ लगती है, कुछ पॉलिटिकल हालात की वजह से भी IMF कुछ पीछे हट रहा होगा, देख रहा होगा कि इस मुल्क में तो कोई चीज़ किसी चीज़ पे डिसीजन हो ही नहीं पा रही और किसी चीज़ के ऊपर सही काम भी नहीं हो रहे। एक किस्म का पॉलिटिकल डेडलॉक है और टेंशन है और ब्रेकडाउन भी हो सकता है। पॉलिटिकल क्राइसिस इतना ज़्यादा है कि इदारे मफलूज होते जा रहे हैं। इसके साथ साथ अगर लोग सड़कों पे भी निकल आते हैं तो वो एक और इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए बहुत बड़ा धचका होगा। तो ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, IMF को भी नज़र आती हैं, और उनको हमारे अंदरूनी हालात का मुकम्मल तौर पे अंदाज़ा है कि हम किस तरफ जा रहे हैं।
सो आई थिंक इसमें अनसर्टेनिटी जो है वो बढ़ती चली जा रही है, वो कम नहीं हो रही। अनफॉर्चुनेटली रजीम चेंज साल एक साल में अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ी है, कमी उसमें कुछ नहीं आई और एक भी कोई स्टेप ऐसा अच्छा, नहीं और अभी सलमान तक साहब आया मैं एक और जिससे सवाल ये आपको indicate एक और हो कि स्टेटमेंट दिखा के एक सवाल और पूछना चाहूंगा। आसिफ जरदारी साहब साबिक सदर पाकिस्तान ने पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट की मिसाल देते हुए स्वैप के बारे में उन्होंने बात की कि आलमी सतह के ऊपर डी डॉलराइज करने की कोशिशें कुछ ममालिक कर रहे हैं। क्या ये मुमकिन हल है, ये करेंसी स्वैप? क्या कहना चाह रहे हैं, इससे मुराद क्या है, माशी तौर पे इसे किस तरह समझा जा सकता है? पहले जरा सुनते हैं सदर पाकिस्तान साबिक उन्होंने क्या मिसाल दी थी, क्या उन्होंने तजवीज़ दी थी। लेट्स से दिस। पाकिस्तान ने अंडर पीपीपी 5 ममालिक के साथ हमने साइन किया करेंसी स्वैप। आज पूरी दुनिया में वो करेंसी स्वैप होने जा रहा है। हमारे मुल्क में इस्तेमाल नहीं हुआ हमारे बाद, मगर आज चाइना, रशिया, मलेशिया ये अपना IMF बना रहे हैं और ये डॉलर में डिनोमिनेशन में डील नहीं कर रहे। अब इंटर करेंसी इंडिया के साथ मिलके इंटर करेंसी, इंडिया तो ऑयल लेता है इससे रशिया से, उसको रिफाइन करता है और एक्सपोर्ट करता है। तो बहरहाल ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो पाकिस्तान नहीं कर सकता। तो ये डॉक्टर सलमान शाह साहब जो बात की है, इससे मुंसलिक एक खबर और भी है कि भारत की करेंसी को तकरीबन 18 ममालिक से भारत ने ये मुआहदा कर लिया है, जिसमें कुछ अहम ममालिक बरतानिया जैसे भी शामिल है और इसके अलावा कुछ 7 कंट्रीज शामिल हैं जिनके साथ भारतीय करेंसी में अब उनकी ट्रांजैक्शन सेटल हो सकेंगी, यानी वो एक ग्लोबल करेंसी का दर्जा पालेगी। आसिफ जरदारी साहब जो बात कह रहे हैं वो बात क्या मुमकिन हल है पाकिस्तान के बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस का, और क्या हम इस तरफ जा सकते हैं? The country also think about के साथ स्वैप वगैरह किया हुआ है, लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी का मसला ये है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी कोई तजारत ज़्यादा नहीं करती सही, और तजारत में बैलेंस तजारत नहीं करती, यानी कि वो एक्सपोर्ट्स बहुत कम हैं और इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा जो एक्सपोर्ट्स से जो आमदन ना होनी है फॉरेन करेंसीज़ की वो कम है, और जो हमारा खर्चा होना है फॉरेन करेंसीज़ में इंपोर्ट्स की वजह से वो बहुत ज़्यादा है। सो हमारी करेंसी वो करेंसी में हमारे साथ क्या समझौता करेंगे हम आफ्टर जब भी वो सेटलमेंट होगी, तो फिर हम डॉलर्स या रूबल्स या युआन्स वो कहाँ से लेके आएंगे, क्योंकि हमारी तो एक्सपोर्ट्स ही नहीं है। सो आई थिंक ये सारी चीज़ें बड़ी फ्लैशी आती हैं और आजकल बेशुमार कंसल्टेंट्स जो हैं वो घूम फिर रहे हैं डिफरेंट पॉलिटिकल इसको जाके वो एडवाइस करते हैं कि हमें आप दे दें ये मैंडेट तो हम आपके लिए ये कर देंगे। लेकिन बेसिक प्रॉब्लम पाकिस्तान की ये है कि हम इनवर्ड लुकिंग इकोनॉमी है, वी आर नॉट एन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी और हम इंपोर्ट डिपेंडेंट है, और इंपोर्ट हमारी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा हम एनर्जी इंपोर्ट करते हैं और उसके साथ साथ हम फूड इंपोर्ट बहुत करते हैं, उसके साथ फिर रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, मशीनरी इक्विपमेंट ये चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, लेकिन उसके पैसे देने के लिए हमारे पास वो एक्सपोर्ट्स नहीं है, और जो थोड़े बहुत पैसे होते हैं वो रेमिटेंसेस से होते हैं। सो आई थिंक ये हमें जब तक इकोनॉमी को बेसिकली हम रीस्ट्रक्चर नहीं लेकिन सलमान साहब वो मिसाल जो दे रहे थे आप इस पर ये भी रोशनी डालें कि आपने तो नजर रखी होगी पीपल्स पार्टी हुकूमत की मिसाल दे रहे हैं कि 5 मुल्कों के साथ हमारे मुआहदे, तो क्या ये उस वक्त वर्केबल था जब ये मुआहदे उस वक्त हो रहे थे? अब वर्केबल नहीं है? उस वक्त हमारा ट्रेड बैलेंस बेहतर था, या उस वक्त भी ये प्रैक्टिकल नहीं था, सिर्फ एक मुआहदे ही हुए और अमल दरामद नहीं हो सका? क्या हुआ मामला? नहीं, वो बेसिकली क्योंकि जैसे मैं कह रहा हूँ कि जब आप एक्सपोर्ट ही नहीं करेंगे तो आपकी रुपये की वैल्यू उस तरह से नहीं बनेगी कि आप स्वैप अरेंजमेंट्स कर सके। और ये आप कर तो लेते हैं, दस्तखत तो कर लेते हैं, लेकिन वो फिर अमल उस पर नहीं हो सकता। और ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये बड़ी जगहों पे इस तरह से आजमाया जाता है बेसिकली जहाँ पे आप डॉलर डिनोमिनेटेड ट्रेड नहीं करना चाहते, डॉलर के निज़ाम से आप निकलना चाहते हैं, किसी दूसरे निज़ाम में जाना चाहते हैं, तो उसमें आप बायलैटरल अरेंजमेंट्स इस तरह से कर लेते हैं। जैसे ईरान के साथ आप बाटर ट्रेड कर सकते हैं कि आप उनको अपनी मसनूआत कुछ देते हैं, उसके एवज उनसे कुछ मसनूआत ले लेते हैं, और वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम का हिस्सा नहीं बनता, वो
जरिए उसमें आपको ट्रांजैक्शंस करने की जरूरत नहीं होती। मेन मकसद पाकिस्तान का ये है, मेन प्रॉब्लम पाकिस्तान की इकोनॉमी का है कि हमारी इकोनॉमी को हमने आउटवर्ड लुकिंग एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी बनाना है। उसके लिए हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जरूरत है। जब तक हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, जितने मर्जी हम ये अच्छा, currency swap, ये तो दुरुस्त है कि हमें इंटरनली अपने फ्लॉज को दूर करने की जरूरत है। ये बायलैटरल तौर पे सलमान शाह साहब अफगानिस्तान के साथ भी वर्केबल है क्या ये प्रैक्टिकली? अगर ये करेंसी स्वैप या ऐसे आप कुछ भी कहेंगे, अफगानिस्तान तो हमसे अगर कुछ इंपोर्ट करता है अफगानिस्तान, तो उसको हम रुपी ट्रांजेक्शन में सेटल करवाएं, उनसे कहें नहीं आप रुपी में सेटल करें, क्या ये वहां वर्केबल है अफगानिस्तान के साथ? देखिए, अफगानिस्तान में हम कर तो लेते हैं रुपीस में, उनसे कारोबार भी कर लेते हैं, लेकिन जब अफगानिस्तान को डॉलरों को उस रुपीस को कन्वर्ट करना पड़ता है तो वो फिर हमारी मार्केट में ही उसको कन्वर्ट करते हैं। वो पेशावर की मार्केट में ही डॉलर्स बना लेते हैं। सो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो बॉर्डर के ऊपर होती है ट्रेड, वो अपनी करेंसी में इनफॉर्मल करेंसी स्वैप हमने किया हुआ है, लेकिन वो जो स्वैप्स हैं वो फिर वहीं मार्केट में सेटल होती हैं जहां पे आप बैठ के करते हैं सारा एक्सचेंज, उनको डॉलरों में चेंज करके वो ले जाते हैं जितने डॉलर्स की उनको ज़रूरत होती है, और जो रुपयों में वो पाकिस्तान से ले सकते हैं चीज़ें वो रुपयों में भी कर लेते हैं। सो आई थिंक ये जो काम है ये डिपेंड करता है कि आपकी इकोनॉमिक रिलेशनशिप में तजारत किस किस्म की हो रही है जिसके लिए आपको ये फाइनेंसिंग की ज़रूरत है। सो आई थिंक ये अरेंजमेंट्स बहुत से ममालिक इसलिए कर रहे हैं कि अमेरिकन जो सिस्टम है उससे वो निकलना चाहते हैं। मसलन ये अगर रशिया जो है वो डायरेक्ट आपसे बातचीत करे और वो आपको रुपी में या रूबल में हम उससे ट्रांजैक्ट कर लें, बट अल्टीमेटली हमारी ट्रेड बैलेंस जो है वो होना पड़ेगा, नहीं तो एक तरफ या दूसरी तरफ बहुत ज्यादा। अच्छा, ये जो लफ्ज है करेंसी स्वैप जो आसिफ ज़रदारी साहब ने इस्तेमाल किया, सलमान शाह साहब याद है ज़फर साहब, ये करेंसी स्वैप के बारे में आप लोग गए थे स्टैंडिंग कमेटी में कुछ रोज कबल सेनेट की और कौमी असेंबली की, वहां आप लोगों ने भी कुछ करेंसी स्वैप अलाउ कर दें और हमें एक्सचेंज कंपनी से, बोस्तान साहब भी इस प्रोग्राम में आए थे, उन्होंने बताया था कि कुछ हमें एक्सचेंज कंपनी से इजाज़त दे दें कि हम इंटरनेशनल जो कंपनीज हैं उनके बजाय जो बाहर से पैसा आता है वो डायरेक्ट हमें आ जाए। तो वो जो हल था वो अलग था, वो उस पर भी कोई काम नहीं हुआ, क्योंकि आप लोग ने तो एक नहीं कई बार जाके पार्लियामेंट में बोला ये बात को, क्या हुआ उसको कोई जवाब आया आप? ये बात तो हम तकरीबन 1 साल से कर रहे हैं कि जो बाहर की रेमिटर कंपनियां हैं वो सही काम नहीं कर रही और 10 से 15 रुपए डॉलर के ऊपर कॉस्ट वो हमें आ रही है। तो वो अगर डायरेक्ट रेमिटेंसेस हमको आने की इजाजत मिल जाए तो इनफ्लोज बेहतर हो जाएंगे। और जो हमने जो स्वैप की बात की है वो डिफरेंट बात की है। अच्छा, हमने कहा है कि आप हमसे डॉलर ले लें और उसके रुपीस दे दें हमको, और एक रेट फिक्स कर लें, 1 साल के बाद फिर आप हमको हमसे रुपीस लेकर डॉलर वापस कर दीजिएगा। और वो जो हमने बात की, हमने सिर्फ अपने लिए नहीं की है, वो हमने ओवरऑल ओवरसी पाकिस्तानी और दूसरों के लिए भी की है। कि जैसे कि हम अभी यूरो बॉन्ड बेचना चाह रहे थे, अब हम नहीं बेच पा रहे, हमने अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है, तो वही जो हमारे पाकिस्तानी होंगे उनके लिए बड़ी अट्रैक्टफुल स्कीम होगी कि वो आज अपनी जो फॉरेन करेंसी दे के गवर्नमेंट से प्रीविलिंग रेट के ऊपर पैसे लेके और 1 साल के लिए, दूसरे लफ्जों में 1 साल या 2 साल के लिए वो अपने डॉलर्स हुकूमत को कर्ज दे दें। इस तरह की स्वैप है वो कि डॉलर दे दें, पैसे अपने ले लें, ताकि उनको ये फिक्र भी ना हो कि पाकिस्तान खुदा ना करे डिफॉल्ट ना कर जाए या हमारे डॉलर जो है वो फ्रीज ना हो। और जो आसिफ ज़रदारी साहब ने स्वैप की बात की है पार्लियामेंट के फ्लोर पे, ज़फर साहब, सलमान शाह साहब ने बड़ी इस पे मुफस्सल तरीके समझाया भी है कि क्या इसके प्रोज कॉन्स और वर्केबल है नहीं है। आपका कोई इस पे ओपिनियन है? जो ज़रदारी साहब कह रहे हैं कि हमें एग्रीमेंट्स करने चाहिए फॉर करेंसी स्वैप्स और हमें डी डॉलराइजेशन की तरफ जाना चाहिए जैसे भारत जा रहा है या दीगर ममालिक जा रहे हैं। देखिए, उनकी बात बहुत अच्छी है और ये जब वो पहले सदर थे उस वक्त उन्होंने ये एग्रीमेंट्स किए थे और उनका एक अच्छा विजन था उस वक्त, लेकिन उसके ऊपर काम नहीं हुआ। लेकिन जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि उसके लिए एक्सपोर्ट होना, या दूसरे लफ्जों में ये कि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी तो होना चाहिए ना। कि अगर हम किसी से रुपये में स्वैप करते हैं या
चाइनीज युआन में करते हैं, किसी में भी करते हैं। तो अल्टीमेटली जो उसकी बैक एंड पे सेटलमेंट है, तो उसके लिए तो हमें फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, हम उसको अपना रुपया तो नहीं दे सकते। और उस स्वैप के साथ साथ आपके पास जो वो आपसे स्वैप करेगा या रुपीस के अंदर, तो कम से कम उसके पास हमारे रुपीस होने भी चाहिए। वो इस तरह वो कैसे होंगे? वो इस तरह होंगे कि अगर हमने उसको एक्सपोर्ट की होगी तो हमारे रुपीज उसके पास होंगे और उसी से वो हमको एडजस्ट कर लेगा, यानी कि वैसा वर्षा ट्रांजैक्शन हो जाएगी। तो वो एक अभी इस वक्त तो हम इस पोजीशन में नहीं है। जो हम इंडिया की बात कर रहे हैं वो दुनिया की बड़ी 5वीं 6ठी माशी ताकत है। उसकी एक्सपोर्ट सिर्फ आईटी की सर्विसेज की $160 बिलियन की है, $600-700 बिलियन पे वो खड़ा हुआ है रिजर्व के अंदर। तो उसकी मिसाल, यानी कि हम अपने मुल्क में बैठ के तो हम अपने आप को कंपेयर कर सकते हैं इंडिया से, लेकिन जब आप पाकिस्तान से बाहर निकले तो हमको पता लगता है हम कहीं नहीं खड़े। वो इस वक्त छठी ताकत है और उनकी करेंसी 18 ममालिक से उन्होंने मुआहदा किया है कि अब उनका जो आरबीआई है, उनका जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसने 18 कंट्रीज से मुआहदा किया है कि अब उनकी करेंसी वहां पे सेटल हो सकेगी ट्रांजेक्शंस के लिए। तो उनका एक्सपोर्ट्स का हजम ज्यादा ममालिक से, इसलिए वो कर सकते हैं, आप ये कह रहे हैं। उसके साथ साथ बात यह है कि वो बहुत बड़ी मार्केट है, तकरीबन 1 अरब लोग वहां पे हैं, तो वो अपनी बात मनवा सकते हैं। फिर उसके साथ साथ बात यह है कि उनके अंदर कुछ ना कुछ नेशनलिज्म भी है जो कि हमारे यहाँ नहीं है। और इस वक्त जो सूरत हाल है, पहले सियासी जमातें, अब तो जो अदालती जज हैं वो भी लड़ रहे हैं। तो इस वक्त तो हमारे हालात खराब है। फिर आपने शाहिद खाकान अब्बासी साहब की बात की कि IMF जो कहता है कि वो अगर आपको पता लग जाए तो फिर आप परेशान हो जाएंगे। उस हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ, और मैं ये समझता हूँ, उन्होंने इस कॉन्टेस्ट में बात की है कि हम इस वक्त इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स की नजर हुए हैं। सिर्फ एटमी प्रोग्राम की बात नहीं है, ये तो चाइना और अमेरिका की जो प्रॉक्सी वॉर जो हम लड़ रहे हैं यहाँ बैठ के, जो मुख्तलिफ मुल्कों की हमने लड़ी है, तो उसके पीछे उनके बहुत सारे डिमांड्स हैं। नॉट ओनली IMF, जो उसके डोनर्स कंट्री हैं वो उसको अब डिक्टेट कर रहे हैं। तो अब हमको जो है ना देखना यह है कि अपने मुल्क का सोचना है कि बजाय हम इसराइल के लिए बैठे हुए लड़ रहे हैं, और जो उसके जो जिनके साथ असल मसला है वो तो सब उसको तो इसकी जो पॉलिटिकल इसकी इम्प्लीकेशंस हैं। लेकिन फराज साहब ये बताएं कि ये जो खबर यूएई के हवाले से आज आई है, क्या इससे रुपए में इस्तेहकाम कुछ आएगा इंटरबैंक ओपन मार्केट में? आज आपको मार्केट पे थोड़ा सा हमने देखा पॉजिटिव मूव्स थे, क्या ये सस्टेन कर सकती है पॉजिटिविटी? पाकिस्तानी रुपए में स्ट्रेंथन करेगा, या इन द नियर टर्म अगर कोई खबर आती है IMF के हवाले से, या ये यही इन्हीं लेवल्स पे रहना है, या और खुदा न खास्ता नीचे जाना है, क्या होना है? ये देखिए कि पॉजिटिव खबर है, इससे स्ट्रेंथन आएगी, लेकिन हमको ये देखना है कि कितने रोज के लिए, क्योंकि ये तो जो चंद बिलियन डॉलर है, हमने इस साल 10 से 12 बिलियन डॉलर तो देने हैं, और ये जो आएंगे और ये पता भी नहीं लगेंगे। फिलहाल तो इसका अच्छा इम्पैक्ट आएगा, लेकिन हमको ये देखना है कि हम इसको आगे कैसे मैनेज करें। देखिए इस वक्त हर तरफ मायूसी है हमारे लिए, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जो हमारे फाइनेंशियल क्रेडेंशियल्स हैं पाकिस्तान के वो अच्छे हैं। $60 बिलियन की हमारी इनवर्ड रेमिटेंसेस हैं, एक्सपोर्ट और इतनी हमारी इंपोर्ट है। अगर हम अपनी इंपोर्ट को कम कर दें, एक्सपोर्ट थोड़ी बेहतर कर लें, तो हम बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक जो जरूरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है हमारी, देखिए किसी पार्टी ने हुकूमत तोड़ी, अब वो तोड़ के क्या चाहती है? वो वजीर आला पहले था, वो दोबारा वजीर आला बनना चाहता है। तो इसका मकसद है कि वो तो मुल्क से सिंसियर नहीं है। फिर एक शख्स 15 जगह सीटों पे इलेक्शन लड़ता है, और ये बाकी हमको हुकूमती इदारों को पता है कि वो 14 पे रिजाइन करेगा। तो ये क्या मजाक है? ये पैसे का आवाम का ज़िया है। फिर UNDP की रिपोर्ट है कि हम पाकिस्तानी इशराफिया को $17.4 बिलियन की सब्सिडी देते हैं। तो अगर हम उसको पूरा खत्म नहीं कर सकते तो आधा कर दें। फिर अभी कुछ दिन पहले हमने 100 अरब रुपए पार्लियामेंटेरियंस को दे दिए, जो कि सिर्फ और सिर्फ सियासी रिश्वत है। फिर इसके साथ साथ जो आपका जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो पाकिस्तान की GDP का 20% है, और अनअटेंडेड पड़ा हुआ है, उसके ऊपर हम कोई टैक्स नहीं लगा रहे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अच्छा, UAE की जो खबर फाइनेंसिंग की आई है, ये आपके साथ नाज़रीन सामने रखकर इस पे मजीद बात भी तमाशा साहब से करते हैं कि UAE हुकाम ने IMF को पाकिस्तान के लिए $1 अरब फाइनेंसिंग की तस्दीक कर दी है। स्टेट बैंक UAE हुकाम से डिपॉजिट लेने के लिए
ज़रूरी दस्तावेजात पर काम में मसरूफ़ है, ये वफाकी वज़ीर ख़जाना ने कहा है। दूसरी जानिब वज़ारत ख़जाना के ज़राए का कहना है कि अब IMF स्टाफ लेवल मुआहिदा होने में सिर्फ सऊदी अरब की तस्दीक बाकी है। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक सऊदी अरब से $2 अरब की फाइनेंसिंग अगले हफ्ते मुतवक्का है। ज़राए वज़ारत ख़जाना का कहना है कि सऊदी अरब से तस्दीक के बाद बैरूनी फाइनेंसिंग की शराइत पूरी हो जाएंगी। अच्छा डॉक्टर सलमान शाह साहब, एक IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर का कल उनकी स्प्रिंग कॉन्फ्रेंस में जो बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने जो एग्जैक्ट लफ्ज हैं वो ये कहे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा, ना इसे श्रीलंका और गाना जैसी सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। एक उम्मीद अफजा बयान उन्होंने दिया कि उम्मीद है कि जो पॉलिसी रिफॉर्म्स हम बैठ के तय करेंगे उस पर अमल अगर हुआ तो। आप इसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं? ये बहुत पॉजिटिव जेस्चर्स हैं IMF की उम्मीद का, जो हमें गाना श्रीलंका से कहा कि हम डिफॉल्ट नहीं करेंगे, या फिर ये हमें उम्मीद नहीं रखनी चाहिए? ये क्या किस तरह का बयान है, आप कैसे समझते हैं शाह साहब? आई थिंक ये एक पॉजिटिव बयान है और एक्चुअली पाकिस्तान को डिफॉल्ट नहीं करना चाहिए, उसको ये जो IMF प्रोग्राम है इसको बहाल करना चाहिए और इमीडिएटली करना चाहिए। पाकिस्तान के अंदरूने पाकिस्तान जो पॉलिटिकल इम्प्लोजन है इसको रोकना चाहिए, पॉलिटिकल क्राइसिस को ख़त्म करना चाहिए और एक रोड मैप चाहिए पाकिस्तान चंद माह के लिए जो हमने इलेक्शंस की कैसे जाएंगे, कैसे बनेंगे, सब जो गवर्नमेंट आएंगी क्या वो इशू पे बात करेंगे, तो उस हालात में के हालात हो सकते हैं। अगर हम पॉलिटिकल सॉल्व नहीं करेंगे और हम समझते हैं कि IMF प्रोग्राम हमें नॉर्मल कर देगा, तो वो मुमकिन नहीं है। ये सारी दुनिया को नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो क्लैश चल रहा है, जिसमें तमाम अदारे जो हैं वो भी इन्वॉल्व हैं और जिसमें पॉलिटिक्स जो है वो शदीद कॉन्फ्रंटेशन की तरफ जा रही है, उस हालात में इकॉनमी जो है आपकी रिकवर नहीं कर सकती, इकॉनमी जो है वो नीचे ही जाएगी। सो आई थिंक ये सारी चीज़ें हमें इकट्ठी करनी पड़ेंगी कि IMF प्रोग्राम के साथ साथ पॉलिटिकल रोड मैप भी बड़ा क्लियरली नज़र आना चाहिए और एक दूसरे के साथ जो गुत्था हुआ है इस वक्त पॉलिटिकल मामले, ये बिल्कुल सही करने चाहिए। हम एक लाफिंग स्टॉक बन गए हैं दुनिया का। इस वक्त दुनिया में आप सोच लें कोई ऐसा मुल्क नहीं होगा जहाँ पे इस किस्म की सियासत हो रही है कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानती, सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो हैं उन पे अमल नहीं होता, इलेक्शंस के लिए पैसे नहीं हैं, इलेक्शन कमीशन जिसका काम है इलेक्शंस कराना वो हर किस्म के दे रहा है, एक्सक्यूज़ेस दे रहा है, सिक्योरिटी के एक्सक्यूज़ेस आ रहे हैं। अजीब एक तमाशा बना हुआ है पाकिस्तान में और इस तमाशे को ख़त्म होना चाहिए। और जब तक ये तमाशा सही है डॉक्टर साहब, ये वक्त क्योंकि किताब में पहुंचा समझा साहब, मैं आपकी गुफ्तगू हम तक पहुंची, ज़फ़र साहब आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, आप बात की और इसको समराइज़ करेंगे इन द नेक्स्ट सेगमेंट। दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए आज के शो में जो गुफ्तगू हुई है, तो जो खबरें आज आपके सामने रखी हैं, इस ब्रेक के बाद हम आएंगे वापस, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब। आज UAE की तरफ से पाकिस्तान को $1 बिलियन की तस्दीक, इसके बाद चीन की तरफ से $30 करोड़ की पाकिस्तान को रकम मिलना एक और अच्छी खबर। और इस सूरत हाल के अंदर के IMF की तरफ से MD की तरफ से भी स्टेटमेंट आई उनकी स्प्रिंग्स मीटिंग के दौरान कि पाकिस्तान श्रीलंका और गाना जैसी सूरत हाल का सामना नहीं करेगा। तो इस उम्मीद पर प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं कि इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे, लेकिन अंदरूनी तौर पर इस सियासी खलफशार को ख़त्म होना होगा। फीडबैक फेसबुक, ईमेल और ट्विटर पर दीजिएगा। देखते रहिएगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिए।